पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहली हेडिंग आती है स्थिर वैद्युतिकी या फिर वैद्युत आवेश। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा, जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मीनिंग अंबर नामक पदार्थ था, जब उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को या फिर तिनके वगैरह को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अतः वैद्युत शक्ति उस अज्ञात वैद्युत जो आवेश है वो उस अज्ञात शक्ति का नाम है, जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही वैद्युत आवेश कहा जाता है। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन वैज्ञानिक ने यह नामकरण किया था। वैद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है, मीन्स ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसके सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फिर ईएसयू, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कह देते हैं। विद्युत आवेश का विमेय सूत्र होता है AT। अब आते हैं आवेश के प्रकार। जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो जिसमें वस्तु रगड़ी जाती है तथा जो वस्तु रगड़ी जाती है, दोनों में ही क्या होता है, समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों में बराबर आवेश उत्पन्न होंगे, बस एक में धनात्मक होगा, दूसरे में ऋणात्मक होगा। अगर लेकिन दोनों वस्तुओं में उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों के आवेश एक दूसरे के अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश, एक वस्तु पर जो आवेश है वो ऋण आवेश कहलाएगा, दूसरी वस्तु पर जो आवेश होगा उसको धनावेश कह देते हैं। अब आवेश के धनावेश और ऋणावेश धनात्मक पदों का जो उपयोग किया था सबसे पहले वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में देखा था कि जब कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक विद्युत कहा जाता है। जब कांच अगर रेशम को रगड़ा जाए तो कांच पर जो उत्पन्न विद्युत होगा उसको धनात्मक विद्युत कहा जाता है। और अगर एबोनाइट और लाख की छड़ को फनालेन या फिर रोएदार खाल से रगड़ा जाए तो इन दोनों में से किसी से रगड़ने पर उस पर उत्पन्न विद्युत को ऋणात्मक विद्युत कह देते हैं। एबोनाइट या लाख को अगर आप फनालेन या फिर रोएदार खाल से रगड़ेंगे तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ऋणात्मक विद्युत आवेश। जब घर्षण किया जाता है तो दोनों पर बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। घर्षण के कारण दोनों प्रकार के विद्युत बराबर और परिमाण में एक साथ उत्पन्न होते हैं। जब कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लटका दिया जाए, आप कांच की दो छड़ ले लें, उनको रेशम से रगड़ें, उनके पास पास लटका दें उनको, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को दूर फेंकने का काम करेगी। इसी प्रकार से जब आबनूस की छड़ों को आप बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए और उनको पास पास लटका दिया जाए तो वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में, कांच की छड़ वाले में भी और आबनूस की छड़ वाले में भी, दोनों में ही समान आवेश उत्पन्न हो रहा होगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं। लेकिन जब कांच की छड़ को आप रेशम से रगड़कर और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लेके आते हैं, कांच की छड़ को आपने रेशम से रगड़ा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों को पास पास ले आए तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं, क्योंकि एक छड़ पर धनात्मक आवेश होता है, दूसरी छड़ पर ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश अलग अलग होने की वजह से वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। इस प्रयोग से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह स्पष्ट पाया कि जिस प्रकार का आवेश जो है वो कांच की छड़ पर है, उस प्रकार का आवेश जो है वो आबनूस की छड़ पर नहीं था। दोनों पे अलग अलग प्रकार के आवेश थे। इस आधार पर आवेश जो है वो दो प्रकार के माने गए। जैसा पहला गया, एक तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा गया, और इसी प्रकार के आबनूस की छड़ में जो उत्पन्न आवेश था उसको ऋणावेश कहा गया। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक जैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, धनात्मक धनात्मक तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगली हेडिंग आती है विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब कि आवेशों का योग, किस प्रकार से आवेशों का योग किया जाना है। तो किसी निकाय का कुल आवेश होता है उसके सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। अगर कोई आवेश है Q1 Q2 Q3 इस तरीके से आवेश है तो क्या होगा, डायरेक्टली ही जुड़ जाएंगे। अगर प्लस का होगा तो प्लस के साथ जुड़ेगा और माइनस का होगा तो माइनस के साथ जुड़ेगा।
इसका तात्पर्य ये है कि आवेशों को वास्तविक संख्याओं की तरह जोड़ा जा सकता है। जितने जिस प्रकार से हम वास्तविक संख्याएं जोड़ते हैं उसी प्रकार से आवेशों को जोड़ देंगे। यह किसी दूसरे शब्दों में आवेश द्रव्यमान की तरह अदिश राशि है, या फिर कहा जाता है जिस प्रकार द्रव्यमानों को जोड़ते हैं उसी प्रकार से आप आवेशों को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर माना किसी निकाय में n आवेश है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn यहाँ पर आवेश है। निकाय का कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn। मीन जितने भी प्रकार के आवेश होंगे सभी को वैसे ही जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर नोट में लिखा गया है निकाय का कुल आवेश ज्ञात करते समय उचित चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मीन अगर कोई आवेश प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का होगा तो माइनस का रखेंगे, तब आप उसके कुल आवेश की गणना कर सकते हैं। दूसरा गुण है विद्युत आवेश संरक्षण। मीन विद्युत आवेश संरक्षण में पता है कि जो आवेश होता है वो किसी भी निकाय का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है हमेशा नियत रहता है, अर्थात किसी विलगित निकाय के कुल आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली हेडिंग आती है स्पर्श द्वारा आवेश। जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित हो जाता है। मीन जब दो वस्तुओं को एक आवेश वाली हो दूसरी बिना आवेश वाली हो, दोनों को आप एक दूसरे के संपर्क में लेके आएँ तो एक का आवेश दूसरे चालक में चला जाता है। इस प्रकार आवेश का जो स्थानांतरण होता है उसको आप चालन आवेश या फिर संपर्क आवेश कह सकते हैं। मान लिया कोई दो गोले हम ले लें जिसमें से एक आवेशित हो, चाहे वो धनावेशित या ऋणावेशित हो, और दूसरा एक अनावेशित दे दिया जाए। दोनों गोलों को अचालक स्टैंड पर सेट कर दें। अचालक स्टैंड पर सेट कर दिया गया किसी पर। अब दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं तो जो आवेशित गोले पर है, मीन जो आवेश वाले गोले पर है, वह आवेश उदासीन गोले पर भी स्थानांतरित हो जाएगा। मीन उस गोले पर भी चला जाएगा जिस गोले पर कोई आवेश नहीं था, और दोनों गोलों पर क्या हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस विधि में अनावेशित गोले को संपर्क द्वारा आवेशित किया गया है, इसलिए इसे आप संपर्क या स्पर्श या फिर चालन द्वारा आवेश कह सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है वो हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम ने विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच सन 1785 में एक संबंध दिया। इस संबंध को कूलाम का नियम कहा गया। कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन जब भी कोई दो आवेश लिए जाते हैं तो उनके बीच हमेशा एक बल कार्य करता है, या तो बल आकर्षण बल होता है या फिर प्रतिकर्षण बल होता है। इन्होंने बताया कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो उनके बीच की दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लिया कोई दो आवेश हमने यहाँ पर मान लिया Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है, तो F जो हमारे कूलाम के नियम के अनुसार हो जाएगा वो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। मीन दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, और बीच की दूरी r मानी हमने तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो नियतांक लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे नियतांक लगा दिया k, तो F बराबर बन जाएगा k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर न्यूटन, जहाँ पे k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा इसका मान जो है वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर निकाला गया। यदि दोनों आवेश जो है वो निर्वात में रखे हुए हो, मीन वायु हो बीच में, तो k का मान जो होता है वो प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता कहलाती है। अगर ये k की जगह पर ये मान रख दिया जाए तो बल का फॉर्मूला बन जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये तब था जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु हो। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए, यदि निर्वात की जगह पर आवेशों के बीच k पराविद्युतांक का कोई माध्यम रख लिया जाए तो फॉर्मूले में k और बढ़ा देंगे। फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर।